नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मई मंथ के फोर्थ वीक मतलब थर्ड वीक और फोर्थ वीक का स्टार्ट, उसमें जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है, रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से जो है अवार्ड है और साइंस टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक छूट गए थे लास्ट वीडियो में, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें मैं ऑलमोस्ट थर्ड वीक ऑफ मई और साथ साथ फोर्थ वीक का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइए। और क्वेश्चन की गारंटी है, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे अगर थर्ड वीक में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर अपॉइंटमेंट की। जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए हैं मई के थर्ड वीक और फोर्थ वीक के स्टार्टिंग में, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के नए एलजी कौन बने हैं? नए एलजी क्यों? क्योंकि अनिल बैजल साहब जो कि पहले थे एलजी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद जगह खाली हो गई और विनय कुमार सक्सेना जी को, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है। इससे आपको ये पता चला कि एलजी का अपॉइंटमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। विनय कुमार सक्सेना जी दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। आपको ध्यान रखना है, दिल्ली बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है क्योंकि यहाँ की जो सरकार है और केंद्र सरकार है, कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में आती रहती हैं। अलग अलग काम हो गए, अलग अलग विवाद हो गए, उसकी वजह से। तो याद रखिएगा, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जाए तो खादी कमीशन में इससे पहले चीफ थे। कई बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम से पूछा गया है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ पर है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो बहुत टाइम हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम इंडस्ट्री वाली मंत्रालय में लगा देते हैं, कभी कोई और मंत्रालय सोच लेते हैं, लेकिन आंसर इसका होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है। ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। पहला क्वेश्चन हो गया विनय कुमार सक्सेना जी का। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर विवेक कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, विवेक कुमार जी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। याद अलग अलग ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आपका कोई भाई वगैरह हो, उनको लिंक कर दीजिए कि उसका अपॉइंटमेंट पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में हुआ है मोदी जी का, आप याद कर पाएंगे। इन्होंने जगह ली है संजीव कुमार सिंगला की। संजीव कुमार सिंगला की इन्होंने जगह ली है। आगे बात करें। अगला अपॉइंटमेंट है सालील पारेख। सालील पारेख सीईओ बने हैं, मतलब पहले से थे सीईओ और एमडी इन्फोसिस के। एमडी एंड सीईओ पहले से थे ये इन्फोसिस के, लेकिन दोबारा से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है आईटी फील्ड में इन्फोसिस। इन्फोसिस सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है तो जब अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगी तो बहुत ज़्यादा परख के करेगी। इस तरीके से आप पारेख याद कर सकते हैं। सालील पारेख इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर इन्फोसिस की बात हुई है तो इन्फोसिस को फाउंड किया गया था 1981 में पुणे में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर है इसके एनआर नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है विजय शेखर शर्मा, जो कि एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, रीअपॉइंट हुए हैं पेटीएम के। याद रखिएगा, पहले से अपॉइंटमेंट है ये तो आपको याद भी होगा, बस आपको अपडेट रखना है कि अभी भी विजय शेखर शर्मा है। और कब तक के लिए है? तो अगले 5 साल तक के लिए इनको एमडी और सीईओ पेटीएम का बनाया गया। कब से कब तक? तो 22 से लेकर 27 तक, 2022 से लेकर 27 तक का इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। पेटीएम की बात हुई है तो पेटीएम को फाउंड किया गया था 2010 में। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है इंडिको ने अपॉइंट किया है पीटर एल्बर्स को सीईओ के पद पर। इससे पहले रोनोजॉय दत्ता थे,
अब रोनोजॉय दत्ता की जगह लेंगे पीटर एल्बर्स। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडिगो की बात हुई है तो इंडिगो के इस समय पर मैनेजिंग डायरेक्टर है राहुल भाटिया। 2006 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारती एयरटेल ने रीअपॉइंटमेंट किया है गोपाल विट्टल को। क्यों, किस पद पर? तो एमडी और सीईओ के पद पर अगले 5 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया है गोपाल विट्टल को। और जो भारती एयरटेल है इसको फाउंड किया गया था सुनील भारती मित्तल के द्वारा। इसको फाउंड किया गया था 1995 में। आप बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी इसी ईयर पड़ता होगा, तो अगर नहीं भी पड़ता होगा तो आगे पीछे करके किसी भाई का, बहन का होता हो तो लिंक करके याद कर सकते हैं। भारती एयरटेल, उनके पास सिम वगैरह भी होगी एयरटेल की, तो इस तरीके से आप लिंक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जो अगला अपॉइंटमेंट है वो है एस मुंद्रा साहब का, जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पद पर काम कर चुके हैं। उनको बीएसए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन बनाया गया है। याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसको बनाया गया? मुंद्रा को, एस मुंद्रा को। इन्होंने जगह ली है विक्रमजीत सेन की। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आइसर मोटर ने अपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया है, नया अपॉइंटमेंट सीईओ के पद पर। कहाँ पर? रॉयल एनफील्ड में इनका नाम है बी गोविंद राजन। आइसर मोटर ने रॉयल फील्ड के लिए सीईओ बनाया है बी गोविंद राजन। याद रखिएगा, गोविंद राजन बने हैं सीईओ रॉयल एनफील्ड के। अब यहाँ पर बात हुई है रॉयल एनफील्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। इसको फाउंड किया गया था 1955 में और आइसर मोटर इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, उसी प्रकार से रॉयल फील्ड की पेरेंट कंपनी कौन है? आइसर मोटर। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा भारत के 23rd नंबर के इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। अब इस समय पर उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के पद पर ग्राम उन्नति में। ग्राम उन्नति के चेयरमैन के पद पर सुनील अरोड़ा जी को अपॉइंट किया गया। 23rd नंबर के हमारे इलेक्शन कमिश्नर ये रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अगला अपॉइंटमेंट है एसएन सुब्रमण्यम। आप इनको लिख लेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। एसएन सुब्रमण्यम जो कि एमडी और सीईओ बने हैं लार्सन एंड टर्बो के। लार्सन एंड टर्बो आपने बहुत जगह कंस्ट्रक्शन अगर होता हुआ देखा हो तो ये कंपनी आपको दिखी होगी। उसी में एमडी और सीईओ बने हैं एसएन सुब्रमण्यम। इन्होंने एएम नायक की जगह ली है, एएम नायक की जगह ली है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कुछ आगे के क्वेश्चंस जो अपॉइंटमेंट है वो भूल भी जाओ, लेकिन इसको मत भूलना। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? सीबीएसई की नई चीफ बनी है निधि चिब्बर। निधि चिब्बर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है कहाँ पर? सीबीएसई में नए चीफ के पद पर। सीबीएसई को फाउंड किया गया था 1929 में। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है संजीव बजाज जी का अपॉइंटमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये निधि चिब्बर जी का और सबसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किनका? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं विवेक से याद कर सकते हैं। मेरा एक भाई है, लिंक किया हुआ है मैंने। तो संजीव बजाज जी प्रेसिडेंट बने हैं CII के, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। संजीव बजाज, CII लिंक कर सकते हैं, बजाज के स्कूटर वगैरह आते हैं उससे आप। ठीक है, यहाँ पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1895 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके डीजी हैं चंद्रजीत बैनर्जी और इसका मोटो क्या है? तो मोटो है चार्टिंग चेंज, इनेबलिंग डेवलपमेंट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एटलीस्ट ईयर तो ज़रूर याद रखिएगा
ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम मिसलेनियस क्वेश्चन की, जो अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, उन क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जैसे कौन बड़ा, कौन सबसे पहला, इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात होगी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अभी रिसेंटली में हुआ नहीं है, कब होता है? 21 जून को होता है। कब से हो रहा है? तो 2014 में दिसंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक हुई, वहाँ पर ये अनाउंस हुआ कि भाई अब से हम ना एक डे मनाएंगे जो इंटरनेशनल योगा डे होगा। मोदी जी की कहीं ना कहीं इसमें चाह थी, जिसकी वजह से ये डे अब हो रहा है दुनिया में। तो इंटरनेशनल योगा डे 2014 में अनाउंस हुआ था और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। याद रखिएगा 21 जून 2015 में हर साल हम योगा दिवस मनाते हैं। और इस साल जो योगा दिवस है, पिछले साल उत्तराखंड के ऋषिकेश में सेलिब्रेट किया गया था। इस साल मतलब जब 2022 का जो हम योगा डे सेलिब्रेट करेंगे वो कर्नाटका में मैसूरू में सेलिब्रेट होगा। तो याद रखिएगा कर्नाटका के मैसूरू में हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले। सेलिब्रेट का मतलब एक मंत्री जी और बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पर, इस पूरी मतलब सेलिब्रेशन को बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर योगा करेंगे। अपने में एक रिकॉर्ड बनाने वाली बात होती है और मतलब प्रोत्साहन करने वाली बात होती है कि योगा को घर घर प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है योगा, जो डेली लाइफ में इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए कहते हैं। मतलब मैं तो ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन कहते हैं कि होता है। ठीक है, करूँगा, मतलब आगे चल के मेरा प्लान है कि मैं ये सब शेड्यूल अपने में लाऊंगा। तो हमारे जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो हम 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा 2015 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया था और इस साल इसको कर्नाटका के मैसूरू में सेलिब्रेट किया जाएगा। अनाउंसमेंट हो चुका है। किसने अनाउंसमेंट किया है? तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसके द्वारा अनाउंस किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को इस समय पर कौन संभाल रहे हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल, पहले ये असम के चीफ मिनिस्टर थे, अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दे दी गई है। उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें अनाउंसमेंट की है कि भाई अब 8th नंबर का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मैसूर सिटी में सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, 10 साल की लड़की है, 10 ईयर ओल्ड गर्ल रिधिम ममानिया, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। उन्होंने एवरेस्ट पर कैंप लगाया है, और कितने दिन का कैंप लगाया है, और अपने में एक रिकॉर्ड है। मतलब इतनी हाईएस्ट पोजीशन पर, हाईएस्ट बिल्कुल 8000 जो टॉप वाली पोजीशन वहां पर नहीं, 5364 मीटर की हाइट पर 11 दिन का इन्होंने कैंप लगाया। 10 साल की ही तो है, और इतने हाई पोजीशन पर, हाइट पर कैंप लगाने वाली इतने कम उम्र की लड़की हमारे यहाँ की बनी है। याद रखिएगा इन्होंने अपने में एक रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, रिधिम ममानिया इनका नाम है, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वेस्ट सेंटर रेलवे। जो वेस्ट सेंटर रेलवे है उसने डेवलप किया है ड्यूल मोड लोकोमोटिव, मतलब एक इंजन डेवलप किया है। वो इंजन कैसा होगा? डबल तरीके से चलने वाला होगा। डबल तरीके से कैसा मतलब? बिजली से भी चलेगा और बैटरी से भी चलेगा। तो बिजली और बैटरी का यूज करके 2 तरीके से चलने वाला जो एक लोकोमोटिव है, जिसका नाम नवदूत है, नवदूत को डेवलप किया वेस्ट सेंटर रेलवे ने। याद रखिएगा जो ये वेस्ट सेंटर रेलवे ने डेवलपमेंट किया ना, इसीलिए इनको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। याद रखिएगा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड नवदूत वेस्टर्न रेलवे को मिला है, मतलब नवदूत को डेवलप करने के लिए। नवदूत क्या है? ड्यूल मोड का लोकोमोटिव है, 2 तरीके से चलने वाला लोकोमोटिव है। जैसे गाड़ियाँ आती है ना 2 तरीके से, पेट्रोल से भी चला लो और सीएनजी से भी चला लो, उसी प्रकार की ये भी है, जिसमें बैटरी और बिजली दोनों का यूज़ करके हम चला सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। और वेस्ट सेंटर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से ये हमारा सेंटर वाला हो गया, तो यहाँ कहाँ पर है सेंटर इसका? जबलपुर में। और ये वाला सेंटर, वेस्ट वाला सेंटर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश माउंटेनियर, मतलब ब्रिटेन के, भारत से बाहर वाले पर्सन हैं जिन्होंने
एक रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, बात करते हैं। तो ब्रिटिश माउंटेनियर है केंटोन कूल, कूल रहने वाले बंदे हैं, तो कूल है केंटोन कूल, और पहले फॉरेनर है जो कि 16 टाइम माउंट एवरेस्ट की स्केलिंग कर चुके हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ और उतर चुके हैं 16 टाइम। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अमेरिका के डेव हान का। याद रखिएगा, डेव हान का रिकॉर्ड टूट चुका है। वो फॉरेनर थे जो कि 15 टाइम माउंट एवरेस्ट की स्केलिंग कर चुके थे, लेकिन अब केंटोन कूल जो कि 16 टाइम माउंट एवरेस्ट की स्केलिंग कर चुके हैं, मतलब चढ़ चुके हैं, तो अब इनका रिकॉर्ड हो चुका है और ये एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा चर्चा में नहीं है, न्यूज़ वगैरह में ये न्यूज़ दिखती नहीं है, तो पक्की बात है ये आपको एग्जाम में दिखेगा। केंटोन कूल, याद रखिएगा, कूल रहते हैं तभी चढ़ गए, अगर टेंशन में होते तो हर समय टेंशन लेते, कहीं ना कहीं फिसल के गिर जाते। कुछ इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बात करें। अब बात होगी यहाँ पर रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड, जितने भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के पर्सपेक्टिव से। भारत ने जब ये रिपोर्ट जारी हुई तो उसमें टारगेट भी बता दिया कि हम अगला टारगेट हमारा ये है। क्या है बताता हूं। तो भारत ने जर्मनी को ओवरटेक कर लिया, मतलब जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। किस में छोड़ दिया? 4th नंबर की व्हीकल मार्केट बनने में। भारत 4th नंबर की दुनिया में व्हीकल मार्केट बन चुका है। आपको बताऊं 2025 तक ऐसा कहा जा रहा है, भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक हम 3rd पोजीशन प्राप्त कर लेंगे। वैसे है कौन पहली, दूसरी, तीसरी में जो मतलब भारत इतनी आसानी से कह रहा है? तो बता दूं, पहली पोजीशन पर दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला चाइना है, दूसरे पर यूएस है, तीसरे पर जापान है और चौथे पर जर्मनी था, क्योंकि अब पीछे हो गया, भारत आ गया चौथे पर। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्ट्योर डी ऑटोमोबाइल्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत की यहां पर रैंकिंग 4th है। किसमें? लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट में 2022 की रिपोर्ट है ये, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की। क्या रिपोर्ट है? फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट, मतलब यहां पर कंपनियों की लिस्ट है कि कितनी पब्लिक कंपनियां कि कौन कितनी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और कौन कितना अच्छा काम कर रही है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। तो बात की जाए मुकेश अंबानी की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव से टॉप पोजीशन पर। वैसे दुनिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसकी 53rd रैंक है, ठीक है। दूसरी पोजीशन पर भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी वैसे ओवरऑल रैंक 105 है। फिर HDFC और ICICI बैंक का भी नंबर आता है। लेकिन दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? दुनिया में नंबर 1 पोजीशन बेर्कशायर हैथवे थी, जो कि नंबर 1 पोजीशन पर है। यूएस की एक कंपनी है। और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक चाइना का, वो 2nd पोजीशन पर। दूसरी पोजीशन पर 3rd पोजीशन पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है, जो कि सऊदी अरामको के नाम से प्रचलित है। भारत की कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली पोजीशन पर है भारत के पर्सपेक्टिव से, और ओवरऑल उसकी रैंक है 53rd। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है लियोनेल मेसी। यहां पर लियोनेल मेसी की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये हाईएस्ट पेड, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एथलीट बन चुके हैं 2022 के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, पहली पोजीशन पर फुटबॉल अर्जेंटीना से बिलोंग करने वाले लियोनेल मेसी हैं। दूसरी पोजीशन पर लेब्रॉन जेम्स हैं, जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं। और तीसरी पोजीशन पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी फुटबॉल से, और नाइमेयर 4th पोजीशन पर हैं, ठीक है। और स्टीफन करी 5th पोजीशन पर है। वैसे आप सिर्फ टॉप पोजीशन याद रखिएगा, आपका वनडे एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फोर्ब्स ने रिसेंटली में हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट जारी की, जिसमें लियोनेल मेसी टॉप पोजीशन पर रहे। फुटबॉल खेलते हैं, अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। आगे बात करें। अब यहाँ पर बात होगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। भारत के पर्सपेक्टिव से स्पोर्ट्स कुछ समय में बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो इसमें भी भारत की बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की जो टीम है, वुमेन टीम, उसने वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप
अवार्ड जीत, मतलब चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है। वुमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल को जीता, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया था मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में, याद रखिएगा। और हरियाणा ने किसको हराकर ये जीता है, तो हरियाणा ने यहाँ पर झारखंड की टीम को हरा दिया और हराने के बाद वुमेन्स नेशनल चैंपियन, जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप को जीता है। बात हुई है यहाँ पर खेलों की, तो खेलों के मंत्री हैं इस समय पर श्री अनुराग ठाकुर जी, साथ साथ ये ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है थॉमस कप, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, मतलब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, ऐसा कहीं भी नहीं था कि ये क्वेश्चन नाम से मतलब दिखा हो। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो थॉमस कप को भारत की टीम ने जीत लिया इंडोनेशिया को हराकर। याद रखिएगा, भारत की टीम पहली बार ऐसा हुआ है कि थॉमस कप में जीत दर्ज की है, और इसीलिए ये क्वेश्चन जगह जगह आपसे पूछा जा रहा है। 1983 में जो भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाई थी, उसी से कंपेयर इसको किया जा रहा है। तो याद रखना है, थॉमस कप को ऑर्गेनाइज कराया गया था थाईलैंड, बैंकॉक में ऑर्गेनाइज हुआ था ये, और वहाँ पर भारत की टीम ने इंडोनेशिया को हराकर यहाँ पर इस खिताब को जीता है। इसमें अहम रोल लक्ष्य सेन, आप जानते होंगे बैडमिंटन के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज, रनकी रेड्डी यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में आए। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा, चारों बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है रमेश बाबू, जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, 52 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। 36 रेजविक ओपन 2022 को ये जीत चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसलिए तो चर्चाओं में तो है ही है, लेकिन साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़े प्लेयर को 3 महीने के अंदर दूसरी बार हरा दिया। कौन है? दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन, चेस में नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रखी है उन्होंने, और उनको भारत के एक ग्रैंड मास्टर 52 नंबर के, याद रखिएगा, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, 52 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने लगातार 3 महीने के अंदर 2 बार हरा दिया। और पहली बार हराया था, डेट भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। रिसेंटली में एक डेट पूछी गई थी कि जो मतलब कैदियों की जेल जो होती है ना, मुंबई में एक क्वेश्चन था, मुंबई में जो जेल है उसका विजिट कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अलाउ किया है, तो कब किया था, ये डेट पूछी गई। तो इसी तरीके से इनकी डेट भी याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि 22 फरवरी को पहली बार मैग्नस कार्लसन को हराया और दूसरी बार 20 मई को हरा दिया। तो मतलब 3 महीने के अंदर 2 बार आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ चुके हैं और एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। जो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है, ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 52 नंबर के भारत के ये ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है रेडबुल। रेडबुल के प्लेयर हैं मैक्स वर्स्टप्पन। साल की 5 रेस हुई हैं अभी तक, 5 में से ये 3 जीत चुके हैं। 3 कौन कौन सी है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन तीसरी रेस जो जीते हैं वो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने चार्ल्स लेक्लेयर को हरा, मतलब और भी थे लेकिन चार्ल्स लेक्लेयर कहीं ना कहीं क्लोज थे, उनको हराकर इन्होंने जीता है। चार्ल्स लेक्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साल की 5 जो रेस हुई हैं उनमें से 3 रेस तो ये जीत गए और जो 2 रेस है ये कौन जीते हैं? चार्ल्स लेक्लेयर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें आगे, यहाँ मैंने लगा रखी है लिस्ट। तो एक तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हो गई जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया, और एक और है एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, और साथ साथ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, जो कि रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और चार्ल्स लेक्लेयर की बात की जाए तो चार्ल्स लेक्लेयर ने साल की पहली रेस और साल की तीसरी रेस को जीता है। पहली रेस थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स और तीसरी रेस थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। चार्ल्स लेक्लेयर की बात की जाए तो मोनाको से ये बिलोंग करते हैं और फरारी चलाते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा की जो टीम है उसने 12वें नंबर की इंडिया की सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया। ये जो टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था मध्य प्रदेश भोपाल में। वहाँ पर उड़ीसा की टीम ने कर्नाटका को हराकर
जीता है इस खिताब को। 12वें नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप थी। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा जीत लिया गया? उड़ीसा के द्वारा जीत लिया गया। कौन हार गया? कर्नाटका फाइनल में यहाँ पर हारा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही, निखत जरीन। निखत जरीन जो कि वो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीती हैं। इकलौती हैं क्या? नहीं, इनसे पहले 4 वुमेन्स जीत चुकी हैं इस खिताब को, लेकिन मैरी कॉम के बाद जीतने वाली ये पहली महिला है। मैरी कॉम के बाद, ठीक है, उनसे पहले 3 महिलाएं और जीत चुकी थी। मतलब मैरी कॉम और उनके पहले जो 2 महिलाएं थी, वो पहले जो 3 महिलाएं थी, और उसके बाद निखत जरीन। तो टोटल 5 महिलाएं ऐसी हो चुकी हैं जिन्होंने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीता है। तो ये 5 है कौन सी, और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ? तो ये टर्की के इस्तांबुल में ऑर्गेनाइज कराया गया। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया है। तो टर्की के इस्तांबुल में वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें निखत जरीन जो कि इस समय पर तेलंगाना में इनका घर पड़ता है, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। मतलब पहले तो ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के बाद फिर पार्टीशन हुआ 2014 में। किसका? तेलंगाना बन गया और आंध्र प्रदेश बन गया। तो तेलंगाना में इनका घर पड़ता है। ठीक है, तो इनसे पहले जो 4 महिलाएं थीं जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीती हैं, वो कौन है? तो मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी। ये 4 महिलाएं थीं जो कि पहले वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीत चुकी थी। अब ये 5वीं महिला बन चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है साउथ कोरिया। देखिए, एक तो होता है थॉमस कप, एक होता है ऊबर कप। थॉमस कप में मेल पार्टिसिपेट करते हैं, ऊबर कप में फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं। जो थॉमस कप होता है वो भी बैडमिंटन का होता है, जो ऊबर कप होता है वो भी बैडमिंटन का होता है। तो जो ऊबर कप हुआ है वो भी कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? वहीं थाईलैंड में। और जो दूसरे वाला था थॉमस कप, वो भी थाईलैंड में ही ऑर्गेनाइज हुआ। तो ऊबर कप को साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया, चाइना को हराकर। भारत ने थॉमस कप को जीता है इंडोनेशिया को हराकर। याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम में कुछ भी और कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो साउथ कोरिया ने यहाँ पर चाइना को हरा दिया और ऊबर कप के जो खिताब है उस पर कब्जा कर लिया है। याद रखिएगा, इसको भी ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? थाईलैंड में ही इसको भी ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पर बात होगी अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, लेकिन जो चर्चा है उन अवार्ड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे WHO के जो DG हैं, कौन है? टेड्रोस अधनोम, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं, वो हैं। और उन्होंने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया। टोटल 6 विनर्स दिए, लेकिन उनमें से भारत के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? तो भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये अवार्ड मिला है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। कौन सा, किस ऑर्गेनाइजेशन को? तो इंडियाज आशा वर्कर, जो इंडिया की जो आशा वर्कर्स है का जो पूरा एक ग्रुप है, उसको भी ये अवार्ड मिला है। मतलब कोरोना वायरस के समय पर जितना इन्होंने बेहतरीन काम किया, उसको अप्रिशिएट करने के लिए WHO के DG टेड्रोस अधनोम ने इनका नाम भी अनाउंस किया और कहा कि कोरोना वायरस में इन्होंने बहुत बेहतरीन भारत में काम किया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए और उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 का भारत की आशा वर्कर्स को भी मिला है। आशा वर्कर्स की बात की जाए तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर। तो आशा की ये फुल फॉर्म है। और आपको पता होगा, महिलाएं आती है बहुत ज़्यादा सर्वे वगैरह करने, तो वो कुछ जो सरकार की तरफ से वो आशा वर्कर ही होती हैं, और उनको यहाँ पर WHO ने सराहना की है इस अवार्ड को देकर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। अगला क्वेश्चन है जीनियस एनर्जी, एक तरीके का स्टार्टअप है। इस जीनियस एनर्जी को अमेजन संभव एंटरप्राइजेस चैलेंजेस अवार्ड दिया गया 2022 का। याद रखिएगा, इसके सुभाष ओला जी हैं, उनको पहला प्राइज मिला है अमेजन संभव एंटरप्राइजेस चैलेंजेस 2022 का। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसको ये अवार्ड मिला है उसकी स्टार्टअप में बेहतर काम करने के लिए। इन्होंने काम किस पे किया? तो
एनर्जी को बचाने, जो हमारी बिजली वगैरह होती है, जो एनर्जी वगैरह होती है, उसको बचाने के लिए इन्होंने बचाने के लिए इन्होंने एक दिशा में काम किया, जिसकी वजह से सुभाष ओला की जो ऑर्गेनाइजेशन जीनियस एनर्जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अंजलि पांडे। अंजलि पांडे जो कि CII एक्सोन कमिटेड लीडर अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। याद रखिएगा अंजलि पांडे को। अंजलि पांडे काम क्या करती हैं, तो ये ना कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट करती हैं। मान लीजिए आपको कोई इंजन वगैरह बनाना है तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स की नीड पड़ेगी, तो इनकी कंपनियां उसे डेवलप करेंगी, तो इनको ही CII एक्सोन कमिटेड लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बेंगलुरु की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है द अमेरिकन ने वीस्ले मॉर्गन को विलियम ई कॉल्बी अवार्ड से सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? उनकी एक बुक है, उस बुक को रिस्पेक्ट देने के लिए द हार्डेस्ट प्लेस की बुक लिखी थी वेस्ले मॉर्गन ने, उनको विलियम ई कॉल्बी अवार्ड से सम्मानित किया गया द अमेरिकन के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कैमरून एक्टिविस्ट है, मतलब कैमरून से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है सिसिले एंड नेड्जबेट, इस तरीके से आप याद कर पाएंगे, ये नाम लिखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। तो इनको वरागी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट को इम्प्रूव और बचाने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है, इसीलिए कैमरून के एक्टिविस्ट सिसिले नेड्जबेट को यह अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है केन्या की एक नर्स है, उनको वर्ल्ड बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है। नाम क्या है उनका? केन्या की ये नर्स है और इनका नाम है एना क्वाबले डूबा। आप इनको देख सकते हैं, इनको बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है, एना क्वाबले डूबा। ठीक है, रात में मान लीजिए मरीज खूब सारी दवाई खा ली, सपने में कह रहा मैं डूब गया, तो कौन बचाएगा? नर्स बचाएंगी ना। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है चाइना दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन रहा है जो भारत मतलब अर्थ की तरीके से एक प्लेनेट डिस्कवर करना चाहता है जहां पर लोग रह सकें। तो और क्या मतलब कोई मतलब हो सकता है रॉकेट भेजे, कुछ करे? नहीं, रॉकेट वगैरह नहीं भेजेगा, वो अपनी स्पेस की टेलीस्कोप का यूज़ करेगा और इससे ढूंढने की कोशिश करेगा कि अर्थ जैसा कोई प्लेनेट है जो हमको रहने योग्य हो, जहां पर हम रह सकें। इस तरीके की रिसर्च करने वाला है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है क्लोज बाय हैबिटेट एक्सोप्लैनेट सर्वे। ये इस सर्वे का नाम है और चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो देखते हैं कब तक मिलता है, जब मिलेगा तो आपको अनाउंस करेंगे। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रेन मिनमी यहाँ की करेंसी है और सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है स्काई रूट। ये एक क्वेश्चन आगे हो गया। स्काई रूट एरोस्पेस एक तरीके की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि स्पेस पर काम करती है और अभी रिसेंटली में ये चर्चाओं में इसलिए भी आई थी क्योंकि इसने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया था कि अपनी जो मिसाइल वगैरह की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको इसरो के साथ ये स्टडी कर सकें, लॉन्च कर सकें। उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है और पहली कंपनी ऐसी बनी थी जिसने इसरो के साथ पार्टनरशिप की है। पहली प्राइवेट कंपनी ऐसी बनी थी जिसने इसरो के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना रॉकेट इंजन को टेस्ट किया और रॉकेट इंजन का इन्होंने नाम रखा है हमारे प्रेसिडेंट साहब APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर। याद रखिएगा, कलाम 100 नाम इन्होंने रखा है और इन्होंने अपनी जो रॉकेट है उसको टेस्ट किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एस्टिमेट मतलब पैसा एलोकेट किया है 220 करोड़ किस लिए एलोकेट किया है? तो 5G का टेस्ट बेड बनने वाला है भारत में। 5G का टेस्ट बेड बनने वाला है और ये ऐसा पहला बेड है, पहला ऐसा 5G का टेस्ट बेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 220 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं पहले 5G टेस्ट बेड बनने के लिए। और ये क्यों अनाउंस कर दिया? ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, 25th ईयर ये अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 25th ईयर जब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके समय पर नरेंद्र मोदी जी ने 5G टेस्ट बेड अनाउंस कर दिया और साथ साथ उसका पैसा भी एलोकेट कर दिया।
ये जो टेस्ट बेड है ये कैसे बनेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी? तो बनाएंगी तो ये TRAI ये काम तो करेगी, ट्राई जिसको कहते हैं, ये तो काम करेगी, साथ साथ कुछ IITs और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे, लेकिन उसमें जो लीडर होगी, लीडर ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो IIT बॉम्बे होगी। IIT बॉम्बे के लीडरशिप में ये काम आगे बढ़ेगा और इसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट डेज वाले लिए हैं, जो इस मंथ में इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे हमने 1 मई को ऑब्जर्व किया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% ये डे पूछा जाता है। वर्ल्ड ट्यूना डे हमने 2 मई को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड लाफ्टर डे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं 1 मई को हमने ऑब्जर्व किया है। लेबर है, लेबर को जब लेबरी मिलती है तो वो हंसता ही है, इस तरीके से याद कर पाएंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने 3 मई को ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने वर्ल्ड अस्थमा डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेबर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है 2 तारीख को, 3 तारीख को उसको अस्थमा हो गया। लिंक कीजिए, लिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 3 मई को उन्होंने वर्ल्ड प्रेस डे ऑब्जर्व किया है। अगला है, और साथ साथ वर्ल्ड अस्थमा डे भी ऑब्जर्व किया है। साथ साथ वर्ल्ड एथलीट डे हमने 7 मई को ऑब्जर्व किया। अब मान लीजिए अस्थमा हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो यार, तुमको खेल कूद में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा अस्थमा सही हो जाए। तो अस्थमा को सही करने के लिए 7 मई से एथलीट बन गया। लिंक कर लीजिए। तो वर्ल्ड एथलीट डे हमने 7 मई को ऑब्जर्व किया। उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, अब वो इतना ज़्यादा खेल लिया कि उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई। तो रेड क्रॉस आपको पता होगा इस तरीके का निशान होता है, तो एम्बुलेंस का ही तो निशान है। तो रेड क्रॉस मतलब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई, 8 तारीख को एम्बुलेंस में बैठा चला गया। तो रेड क्रॉस डे हमने 8 मई को ऑब्जर्व किया। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हमने 8 मई को ही ऑब्जर्व किया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला इंपॉर्टेंट डे है, हमने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया। उसके बाद नर्सेस डे हमने 12 मई को ऑब्जर्व किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस की वजह से ये जो डेज है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड। अगला है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को हमने ऑब्जर्व किया। नेशनल डेंगू डे हमने 16 में। उसके बाद इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 में। और वर्ल्ड HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे 19 मई को हमने ऑब्जर्व किया है। इंटरनेशनल टी डे हम 21 मई को ऑब्जर्व करते हैं। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, क्योंकि इसी दिन जो हमारे राजीव गांधी जी थे उनको असैसिनेट किया गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके जो पर्सन है, मतलब उनके ऊपर असैसिनेट करने वाले पर्सन है, उनको रिसेंटली में रिलीज़ किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तो हर साल पूछा जाता है, आपको पता ही होगा, 22 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। और वर्ल्ड टर्टल डे हमने 23 मई को ऑब्जर्व किया है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं, बेहतर लगे हैं, लगा है कि क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।